हाय ये इकोनॉमिक सर्वे का पहला लेक्चर है जो मैं बना रही हूँ। और इस लेक्चर में बिफोर आई स्टार्ट विद द वेरियस सेक्शंस एंड वेरियस चैप्टर्स, मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ पे एक 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया दिया हुआ है। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 2017, 16 एंड 17 टू बी प्रिसाइज। तो इसमें 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया दिया हुआ है। वैसे अगर आप सोचे तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन इट्स अ फूड फॉर थॉट, इट्स अ फूड फॉर ब्रेन, बिकॉज इसमें जो चीजें दी हुई हैं दे आर रियली इंटरेस्टिंग। तो ये वाला लेक्चर जो है मैं जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ। इफ यू वांट टू सी इट, इट्स इसमें से कुछ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें भी हो रही हैं, सो दैट शायद इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आए आगे का जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें। आई एम श्योर आएगा। सो वे जो फर्स्ट चीज है जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो इंडियंस हैं दे आर माइग्रेटिंग टू फास्ट। जो इंडियन रेलवेज का पैसेंजर ट्रैफिक डेटा है वो हमें मिला है, और उसके अकॉर्डिंग जितना 2011 का जो सेंसस था उसमें जितना माइग्रेशन हुआ था, एनुअल माइग्रेशन इन मिलियंस, उसका डबल हुआ है अब इस साल। ठीक है, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस है दे आर माइग्रेटिंग टू फास्ट। व्हाट डज इट मीन? अगर आप सोचिए इसको अच्छे से, इसका क्या मतलब है माइग्रेशन? इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि माइग्रेशन इतना हुआ है। कहां से कहां? पहली चीज, क्या गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन ज्यादा हुए हैं या शहर से गांव की तरफ माइग्रेशन? डेफिनेटली हम यहाँ पे रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें इतना तो पता है कि शहर से गांव की तरफ तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुए हैं। ठीक है, ये तो हम आपस में देख भी सकते हैं अपने अगल बगल में। ये जानते हैं हम कि गांव से शहर की तरफ ही हुए हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, स्टेट वाइज माइग्रेशन अगर हम देखें तो क्या माइग्रेशन डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब इंटर स्टेट्स में, क्या बराबरी से हुए हैं या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बहुत ज्यादा लोग जाकर के दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में चले गए हैं? जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, ठीक है, आपको पता होगा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या फर्क है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब जितने लोग रहते हैं एक यूनिट एरिया में, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब होता है नॉर्मली काउंट, हेड काउंट ऑफ पीपल। ठीक है, इन द होल कंट्री। और ठीक है, तो अब ये देखने की जरूरत है कि जैसे दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें उत्तराखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं है, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, जब माइग्रेशन की बात होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और सोचने वाली हो जाती हैं। पहली चीज ये कि इतना माइग्रेशन हो रहा है तो आखिर ये अलग अलग एरिया में किस तरीके से हो रहा है, उस पैटर्न को ध्यान रखना जरूरी है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया से माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उस पर्टिकुलर एरिया से क्यों हो रहा है। दैट मीन्स कि जो बेसिक नीड्स हैं एक ह्यूमन बीइंग की, वो वहां पे फुलफिल नहीं हो रही हैं, उन्हें वो सारी जो चीजें हैं वो वहां पे मुहैया नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो वहां से हट रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जिस तरफ जा रहे हैं वहां पे आज तो शायद वो फैसिलिटीज हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को केटर करने के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, वहां पे सुविधाएं हैं या नहीं, ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पे हम जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया की वो अभी भी कांस्टेंट है, BBB-। ठीक है, और जो चाइना की क्रेडिट रेटिंग है दैट हैज अपग्रेडेड फ्रॉम A+ टू AA-। अब आप सोचेंगे A+ से AA- हुआ तो डिग्रेड हुआ है, ऐसा नहीं है। एक A है, ठीक है, और यहाँ पे AA है, मतलब डबल A है। मतलब आप ये सोचिए कि B+ बेटर है या A। ठीक है, तो वो यही है कि A+ बेटर है या AA+, तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? अब जैसे हम
स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे जब टेस्ट होते थे तो हमें मार्क्स दिए जाते थे या ग्रेड्स दिए जाते थे। अगर हम स्कूल की बात करें तो हमें ग्रेड्स दिए जाते थे, ठीक है। तो ये जो ग्रेड्स होते थे उससे हमें ये पता चलता था कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। अब जिस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस होता था उसी तरीके का, आप इस तरीके से समझिए कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे आते थे तो हमसे सारे टीचर्स खुश रहते थे, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश रहते थे, जो दूसरे बच्चे होते थे वो हमसे ज्यादा बात करना चाहते थे क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो हम उन्हें पढ़ाएंगे या हमारे साथ उन्हें अच्छा लगता था रहना क्योंकि हम अच्छे होते थे, ठीक है। हमारा एक रेपुटेशन बन जाता था एक तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से हर कंट्री की भी क्रेडिट रेटिंग होती है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। 3 बेसिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि मूडी, और इस तरीके की 2 और हैं, नाम पता करके आप मुझे बताइएगा। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। अब जैसे इंडिया की जो रेटिंग है वो कांस्टेंट है BBB-, ठीक है। चाइना की अपग्रेड हुई है A+ से AA-। अब क्रेडिट रेटिंग का क्या फायदा? अगर क्रेडिट रेटिंग हो रही है तो हमने देखा जिस तरीके से स्कूल में हमारी एक रेपुटेशन बनती थी उसी तरीके के हर कंट्री की भी अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो उसकी भी एक रेपुटेशन बनती है, और जब उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है दैट मीन्स कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना कम रिस्की होगा। हायर द रेपुटेशन लेसर इज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं ये सोच समझ के तो करूंगी ना भाई कि वहां पे सिक्योरिटी कितनी है मेरे पैसे की, कहीं वहां मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है इससे हमें ये पता चलता है कि हम वहां पे एक पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। लोगों का भरोसा बनता है आप पे अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, आपकी क्रेडिट कंट्री की क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो अगर अच्छी होती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया अभी भी कांस्टेंट पे है। चाइना तो खैर जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हम कांस्टेंट पे क्यों है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ तो भाई इंक्रीज हो रही है, तो फिर ये क्रेडिट रेटिंग क्यों इंक्रीज नहीं हो रही? ऐसा क्या है जो हमें दुनिया की नजर में बदलना है? एक तो हम अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, लेकिन वो बदलाव दुनिया को दिखने भी तो चाहिए। अगर हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं तो वो दुनिया को क्यों नहीं दिख रहे? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे? तो वो मार्क्स लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो सोचिए आप कि हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो थर्ड चीज है उसमें एक ये असेसमेंट सामने रखा गया है कि जो सपोज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का डेटा रखा गया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी कि डिस्ट्रिक्ट के पास जो है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के पास ज्यादा गरीब हैं जिनके पास सोशल जो प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सोशल प्रोग्राम्स हैं आप ले लीजिए, कोई भी बहुत सारी जो स्कीम्स आती हैं, आंगनबाड़ी वगैरह चलते हैं, शिक्षा मित्र वगैरह चलते हैं, और बहुत सारी जो अलग अलग सी स्कीम्स आती हैं, आपकी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो होते हैं, उन सब में अगर शॉर्टफॉल ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड है, दैट मीन्स अगर उसमें पैसा कम मिला है तो जो गरीबी जो है वो उतनी ज्यादा है उस जगह पर। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिया गया है। मतलब ये जो आप रेड देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, रेड, डार्क रेड कलर के जो हैं, इंडिया के मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर और इधर। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे कि सोशल सेक्टर में जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जो फंडिंग है वो कम है, तो वहां पे गरीबी ज्यादा है, ठीक है। अब आप इसे इस तरीके से ले लीजिए जैसे हम एजुकेशन का ही अगर एक वो लेकर के चले कि एजुकेशन के लिए हमें फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्कूल्स की हम अगर बात लें तो अगर कोई बहुत अच्छी स्कूल में हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जो है पैसे नहीं है, तो हम कैसे भेजेंगे? तो वो बेचारा बच्चा बिना पढ़ा लिखा रह जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ के, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड काम नहीं कर सकता, अनस्किल्ड काम करेगा। अनस्किल्ड काम में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो वो अमीर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये तो बात रही कि सिर्फ
वो ज्यादा नहीं कमा पाएगा? क्या वो कम भी कमा पाएगा? क्या इतनी भी स्किल है उसमें? क्या इतना भी उसमें कॉन्फिडेंस है? क्या इतनी भी वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर वो दिन भर का केवल 100 रुपए ही कमा पा रहा है तो क्या उसका महीने भर का खर्चा चल जाएगा? बात इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप एक दिन में 100 रुपए कमाते हैं तो दैट मीन्स आप महीने में 3,000 रुपए कमा लेते हैं। अगर आपको 3,000 रुपए महीने में एक साथ मिलते हैं तो आपके खर्चे कम होते हैं, लेकिन अगर आपको दिन में 100 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन तो आपके खर्चे ज्यादा होते हैं। आप इस चीज को जरा एनालाइज करके समझने की कोशिश करिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि अब आपको पता होगा कि हमारा पॉपुलेशन कितना है। हमारे प्रधानमंत्री अपने लगभग हर भाषण में बताते ही रहते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासी हैं। तो नंबर ऑफ वोटर्स जो है, हम आपको पता होगा कि 18 साल से अधिक उम्र की आयु जिनकी होती है वो वोटर्स होते हैं। ठीक है, तो वोटर्स तो हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स इतने ज्यादा क्यों नहीं है? हर 100 में से केवल 7 लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, और वो भी हर 100 लोग नहीं, हर 100 वोटर्स। दैट मीन्स अ वोटर जो कि 18 साल से अधिक की जिसकी आयु होती है वो एक वोटर कहलाता है। ठीक है, वो उसको वोटिंग राइट्स होते हैं, उसको वोटिंग राइट्स हैं, मतलब इंडिया का वो सिटीजन है, उसको वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, मतलब वो उस कैटेगरी में तो फॉल करता है कि वो पैसे कमा सकता है। ठीक है, लेकिन उस कैटेगरी में वो फॉल करता है या नहीं करता है, वो टैक्स नहीं दे रहा है। अब वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता कि वो टैक्स दे, कि उसको रिबेट मिल जाती है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, या फिर वो खुद से टैक्स नहीं पे कर रहा। ये बात समझने वाली है। अब उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बोला गया है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हम थोड़ा बाद में रीच करेंगे, मतलब दूसरी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हम बाद में रीच करेंगे। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये काफी टाइम तक मेंटेन रहेगा। ठीक है, एक पीक जो होता है वो पीक नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा स्मूथ कर्व होगा, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होगा। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये मतलब होता है कि जब जैसे पॉपुलेशन का आपको पता होगा कि एक पिरामिड सा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता था, तो हमारी जो पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। ठीक है, ताकि अगर एक दो अगर मर भी गए तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए और तो रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, मोर्टेलिटी रेट घट रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो है अब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने में बिलीव नहीं करते। एक तो उनका खर्चा इतना, ठीक है, और ऊपर से हमें इतने ज्यादा बच्चों की क्या जरूरत है, 2 बच्चे भी काफी हैं। तो इस वजह से अब जो है जितनी पॉपुलेशन है हमारी, तो वो धीरे धीरे करके कम हो रही, मतलब कि कम होती जा रही है। अच्छा, अभी क्या था, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो ज्यादा बच्चे पैदा करने में बिलीव करते थे, तो अभी हमारे पास जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि यंग पॉपुलेशन है जो पैसा कमा सकती है, वो तो ज्यादा है, और हम कम बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि अब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे जो पैसे नहीं कमा सकते, वो कम होंगे। ठीक है, जो बूढ़े थे वो भी कम है अभी इस वक्त। तो दैट मीन्स जो वर्किंग एज ग्रुप है वो बड़ा है, लेकिन जो नॉन वर्किंग एज ग्रुप है वो कम है। दैट गिव्स अस द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। तो वो जो है हमें देर से मिलेगा हमारी कंट्री में, लेकिन ज्यादा होगा। प्लस जो पेनिनसुलर इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा, पीक ऑफ मतलब एक जो शूट है वो नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पे ऑलरेडी डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बीन रीच्ड। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी जो है हमारे पास पोटेंशियल बढ़ गया है। ठीक है, तो इस वजह से, और लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया है या जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वहां पे ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है,
तो क्योंकि वहां पे ये चीजें मोर्टेलिटी रेट पहले ही इम्प्रूव हो गई थी, अब नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न इंडिया में ये अब इम्प्रूव हो रही है, तो इसका फर्क पड़ता है इसमें। अभी जो है ये टाइम खत्म हो रहा है, मेरे वीडियोस क्योंकि फ्री होते हैं, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।